हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट सारथी। दिस इज मोहित शर्मा, बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम नीट सारथी कोटा। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक जूलॉजी के टॉपिक के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चों अपनी बॉडी के बारे में, तो जो हमारी बॉडी है वो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। यानी इसमें काफी सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और इन सेल्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं जिनको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे सेल के अंदर चल रही थी, उन्होंने कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट किया। यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ ऐसा भी प्रोडक्ट जनरेट हुआ बेटा जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं था, और उसका एक्यूमुलेशन जो है बॉडी में टॉक्सिसिटी भी प्रोवाइड कर सकता था। यानी कि अगर हम उसको बॉडी में एक्यूमुलेट करते, उसको रखते, तो बच्चों वो टॉक्सिक भी हो सकता था। अब जो ऐसा प्रोडक्ट है जो वेस्ट है और उसको हम बॉडी में रखें तो वो टॉक्सिक भी हो सकता है, तो ऐसे प्रोडक्ट का हम क्या करें, बॉडी से बाहर निकालें या बॉडी में रखें। बॉडी में रखने पर ये टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को, इन प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। अब ये बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसमें अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो वो सिर्फ नॉर्मली अगर डिफ्यूजन प्रोसेस भी करें, डिफ्यूजन से भी वो नॉर्मली वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते थे, क्योंकि वो एक सेल से बने हुए हैं। उनका जो भी सरफेस एरिया है, जो भी सेल है बच्चों, वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में वो कहीं से भी अपना प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हमारे बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, वो अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालें। जैसे मेरे अंदर अगर कोई लिवर के अंदर सेल में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस से वेस्ट जनरेट हुआ, तो मैं उसको बाहर कैसे निकाल दूंगा। वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरमेंट के है ही नहीं, तो वो डायरेक्ट बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। तो अब क्या किया गया, इसके लिए एक तरीका निकाला गया भाइयों। और बच्चों वो तरीका क्या था, वो तरीका ये था कि हम करेंगे यूरिन का फॉर्मेशन, और यूरिन के थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए जो यूरिन का फॉर्मेशन किया जा रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों, उसकी प्रोसेस क्या है, वो कैसे किया जा रहा है। तो अगर बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो वो क्या है हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यानी आज हम लोग जो है यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अब जब बच्चों ये डिसाइड किया गया कि हमें यूरिन का फॉर्मेशन करना है, तो उसमें देखा गया कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट करने का डिसाइड हुआ। जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन है बच्चों, वो 3 स्टेप में कंप्लीट करवाया गया। यानी कि इसमें जो स्टेप्स थे, वो एक तो था आपका फिल्ट्रेशन, क्योंकि आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट सेल ने जनरेट किया, वो सेल ने बच्चों कहां डाला, ब्लड के अंदर। अब आपको ब्लड में से वो प्रोडक्ट बाहर निकालना था। आप क्या फॉर्मेशन कर रहे हो, किस चीज का, यूरिन का। तो बच्चों आपके जो ब्लड में वेस्ट है, पहले आपने वो निकाला और यूरिन में अलग किया उस प्रोडक्ट को। तो ये आपका फिल्ट्रेशन था। आप फिल्टर कर रहे हो ब्लड को, यानी जो भी गंदगी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो आपने बॉडी से यानी ब्लड से बाहर अलग किया, पहले ब्लड से उसको अलग किया। तो ये आपका फिल्ट्रेशन था। अब जब फिल्ट्रेशन किया गया बच्चों, तो क्या हुआ कि आप फिल्ट्रेशन में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी में जो आपकी जरूरत की चीजें थी, जो आपकी यूजफुल सब्सटेंसेस थे, वो भी साथ चले गए। यानी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में वो भी उन साथ में चले गए। तो अब जो आपके यूजफुल प्रोडक्ट थे और वो यूरिन के अंदर जा चुके थे, जब आपने वेस्ट को बाहर किया, तो क्या जो मटेरियल हमारी जरूरत का था उसको हम यूरिन के साथ बाहर जाने देते, नहीं। तो हमने क्या किया, जो हमारा फॉर्मेशन हुआ फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ नीचे, उसमें से उन चीजों को बाहर निकाला जो हमारी जरूरत की थी। यानी सबसे पहले हमने ब्लड को फिल्टर किया, और जो फिल्ट्रेट बना उसमें अगर कोई जरूरत की चीज जा चुकी है तो उसको निकाला, और इसको निकालना ही कहलाया रीएब्जॉर्प्शन। यानी जो सेकंड प्रोसेस थी हमारी, वो थी रीएब्जॉर्प्शन। अगर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते समय कोई मतलब की चीज, कोई यूजफुल सब्सटेंस भी बाहर निकल जाए
और उसको वापस लाया जाए ब्लड में, तो बच्चों ये रीएब्जॉर्प्शन कहलाया। और अगर फिल्ट्रेशन करते समय अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट ही बाहर ना निकले और वो अभी भी ब्लड में ही पड़ा रहे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बच्चों उसके लिए क्या किया गया, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में फिल्ट्रेशन के बाद भी रह गया, उसको यूरिन में फिर से डाला जाएगा। यानी जो आपका फिल्ट्रेट नीचे निकला उसमें फिर से डाला जाएगा उसको, और इसको ट्यूबुलर सीक्रेशन के नाम से जाना गया। यानी अगर मैं बात करूं आपके यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बच्चों, तो इसमें टोटल 3 स्टेप रहे। सबसे पहला जो स्टेप था वो हमारा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप की बात करूं बच्चों, तो वो था हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो यूजफुल सब्सटेंस चले गए हैं उनको वापस लेकर आना। अगर मैं बात करूं अगले स्टेप के बारे में, तो वो था हमारा बच्चों ट्यूबुलर सीक्रेशन। और इसमें हमने क्या किया, जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट रह गया उसको फिर से उसमें डाला फिल्ट्रेट में, जो बाहर निकालना था, इसको हमने ट्यूबुलर सीक्रेशन के नाम से जाना। आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप के बारे में, जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर बात करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में भाई बच्चों, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कि आपके ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ है उसको ब्लड से फिल्टर करके बाहर निकाल देना। यानी ब्लड में उसको नहीं रहने देना है और उसको थोड़ा बाहर अलग कर देना है, ब्लड से उसको अलग कर देना। यही क्या कहला रहा है बच्चों, यही फिल्ट्रेशन है। यानी जो भी आपका वेस्ट जनरेट हुआ उसको ब्लड से बाहर कर देना बच्चों, यही आपका फिल्ट्रेशन है। और अगर मैं बात करूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साइट के बारे में कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है, तो वो था आपका मालफिजन बॉडी। यानी जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो मालफिजन बॉडी के अंदर हुआ बच्चों। मालफिजन बॉडी क्या था? अगर आप लोग बच्चों देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो उसमें एक आर्टीरियोल है बेटा ब्लड लाने वाला, एफरेंट आर्टीरियोल, और उसके बाद एक हुआ कैपिलरी का गुच्छा बना, और उससे जो ब्लड लेकर गया वो इफरेंट आर्टीरियोल था। यानी ब्लड को लाने वाला आपका एफरेंट आर्टीरियोल, बीच में कैपिलरी का जो गुच्छा बन रहा है एक बंच ऑफ कैपिलरी, और वहां से जो ब्लड ले जा रही है वो आपकी इफरेंट आर्टीरियोल थी। लेकिन जो बीच में आपका गुच्छा बना कैपिलरी का, जो बंच ऑफ कैपिलरी था बच्चों, उसको हमने ग्लोमेरुलस बोला। और इस ग्लोमेरुलस के नीचे एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, जिसको हमने बुमेन्स कैप्सूल बोला। और जब हमने ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल को मिला दिया तो दोनों को मिलकर जो स्ट्रक्चर बना, जिसी को हमने क्या बोला, मालफिजन बॉडी बोला। अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों, तो ये क्या था, ये अगर मैं बात करूं ये, तो ये है आपका ग्लोमेरुलस यानी बंच ऑफ कैपिलरी। अगर मैं बात करूं आपका ये नीचे वाले कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जो आपका नेफ्रॉन का पार्ट है बेटा, इसको आप क्या बोल रहे हो, बुमेन्स कैप्सूल। और जब ये ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल दोनों मिले तो इसी को हमने क्या बोला, मालफिजियन बॉडी। और ये मालफिजियन बॉडी ही क्या था, ये था हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट, यानी साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां हुआ बच्चों, तो ये हुआ हमारा मालफिजियन बॉडी के अंदर। आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करें, ये हमारा फिल्ट्रेशन चल रहा है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जब मालफिजियन बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ तो एक मेम्ब्रेन की भी जरूरत पड़ी, जो आपके फिल्ट्रेट को और ब्लड को अलग अलग करे। अगर आपको अपने ब्लड से कोई भी चीज अलग करनी है तो बीच में एक बैरियर भी बनाना पड़ेगा, जिसके नीचे आप बोलोगे ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता जा रहा है और अंदर ब्लड के, और ये बैरियर जो है इसके ऊपर हमारा ब्लड है। आपने एक बैरियर क्रिएट किया, और जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो बैरियर था उसको हमने बोला फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बच्चों। यानी जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है वो एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी ये 3 लेयर से मिलकर बनी थी। अगर मैं बात करूं अपने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में, तो एक जो सबसे पहली वाली लेयर थी वो थी हमारी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी बच्चों। अगर ये देखो, अगर ये आपके बात करें, ये है आपका एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल, और यहां है आपका बंच ऑफ कैपिलरी, जैसे मैं बनाऊं ये रहा आपका बंच ऑफ कैपिलरी। और इसके बाद में स्टार्ट हुआ आपका इफरेंट आर्टीरियोल, जिसका डायमीटर एफरेंट आर्टीरियोल से काफी कम है।
यानी इफरेंट आर्टेरियोल का बच्चों जो डायमीटर है वो आपका एफरेंट आर्टेरियोल से कम रहेगा। और जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका कैपिलरी है। और इस कैपिलरी में क्या हुआ, इसमें छोटे छोटे बच्चों पोर्स प्रेजेंट थे। यानी कि अगर मैं बनाना चाहूं तो यहां कैपिलरी में आपका क्या प्रेजेंट है, यहां आपके माइन्यूट अपर्चर्स, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट है बच्चों। हमारी बॉडी की जितनी भी कैपिलरीज हैं उनमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मैं बात करूं इस कैपिलरी के बारे में तो इसके अंदर जो पोर्स हैं वो बॉडी की बाकी कैपिलरी से भी ज्यादा हैं। यानी ये जो कैपिलरी है बच्चों ये काफी ज्यादा पोरस है अगर कंपेयर करें बाकी कैपिलरी से। तो यानी कि जो पहली जो हमारे हमें बैरियर में जो पहली मेम्ब्रेन मिली बेटा, जो पहली लेयर मिली वो थी हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरी की एंडोथेलियम। यानी कि इसको मैं अगर नाम देना चाहूं तो पहली लेयर हमारी क्या हुई, ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम। और अगर बात करें इसके बाद तो कैपिलरी के नीचे मैंने बताया एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट था बच्चों, जिसको आप लोगों ने वुमेन्स कैप्सूल बोला था। यानी इसके नीचे क्या प्रेजेंट था, इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ये है आपकी इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, यानी वुमेन्स कैप्सूल की बच्चों अंदर वाली लेयर। ये जो इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल है बच्चों इसमें प्रेजेंट थे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, और उन सेल्स को हमने बोला पोडोसाइट सेल। यानी जो वुमेन्स कैप्सूल की इनर लेयर थी उस इनर लेयर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट थे और उन सेल्स को हमने पोडोसाइट सेल बोला। यानी कि जो इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल है बच्चों वो साथ में कैरी कर रही है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, और वही सेल्स पोडोसाइट सेल्स के नाम से जाने गए। यानी इसमें प्रेजेंट हैं कुछ पोडोसाइट सेल्स इस तरह से, ये लो पोडोसाइट, ये लो बच्चों पोडोसाइट। और ये जो पोडोसाइट सेल्स थे कुछ इस तरह इंटीग्रेटेड मैनर में अरेंज थे कि इनके बीच बीच में छोटी छोटी से पोर्स प्रेजेंट थे, थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट था, और उन्हीं स्पेस को हमने स्लिट पोर बोला। यानी कि अगर बात करें ये वाली बात करें इस वाली मेम्ब्रेन के बारे में तो ये क्या हुई हमारी इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। सबसे पहली लेयर की बात करें तो वो थी हमारी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। उसके बाद बात करें तो एक हमें नीचे लेयर मिली इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। बात यहीं खत्म नहीं थी बच्चों, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट थी जिसको हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जाना। यानी सबसे पहले आपकी प्रेजेंट थी एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसके बाद में एक मेम्ब्रेन आई जिसको हमने क्या बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इस तरह से। यानी कि जो आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन थी उसमें टोटल 3 लेयर आई। एक सबसे पहली वाली लेयर जो आपकी कैपिलरी की वॉल है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, उसके नीचे एक लेयर एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको आप लोग बोल रहे हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानी गई। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी प्रेजेंट है तीसरी लेयर जिसको आपने बोला इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, जिसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम पोडोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। और पोडोसाइट सेल्स में कुछ स्पेस प्रेजेंट है बीच में जिनको हमने स्लिट पोर बोला, और वो स्लिट पोर भी फिल्ट्रेशन में हेल्प करने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, अगर मैं इस डायग्राम में देखने की कोशिश करूं तो इसमें आपको बच्चों एक चीज दिखेगा कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर काफी ज्यादा है, और जो इफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर काफी कम है। तो जो यहां से ज्यादा ब्लड आ रहा था उसको यहां तो स्पेस मिल रहा था अच्छा, लेकिन जैसे वो आगे पहुंचा उसको कम स्पेस मिलने लगा, और जब उसको कम स्पेस मिला तो यहां एक खूब सारा प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, काफी ज्यादा प्रेशर हो गया। और बच्चों उसी प्रेशर की वजह से यहां से क्या हुआ, यहां से जो मटेरियल है वो बाहर आना स्टार्ट हुआ और आपका फिल्ट्रेशन हुआ। इस तरह से आपका जो है फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। सही है ना बच्चों। यानी मैं बात करूं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, तो बोल देना बच्चों डायमीटर डिफरेंस ऑफ
एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। यानी आपके एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में जो डायमीटर का डिफरेंस था, उसी डायमीटर की वजह से यहां जो प्रेशर लगा काफी ज्यादा बच्चों, और उस प्रेशर की वजह से आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया। अगर बात करें आगे की बच्चों, तो आपका जो है जो मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, वो कितने लेयर्स की बनी हुई? वो 3 लेयर्स की बनी हुई। सबसे पहली आपकी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है आपकी बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरे नंबर पे आपकी प्रेजेंट है एपिथीलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो आपकी कैपिलरी और बेटा इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट थी। अगर मैं बात करूं इस अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बच्चों, तो क्या इसमें आपने कोई एनर्जी लगाई? क्या कोई एनर्जी का काम था इसमें? जी नहीं, इसमें कोई एनर्जी का काम नहीं था। और जब कोई एनर्जी नहीं लगी तो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पैसिव प्रोसेस। यानी कि आपका जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन है बच्चों, ये एक पैसिव प्रोसेस है, यानी इसमें कोई भी एनर्जी का रोल नहीं है। और जब आपका ये फिल्ट्रेशन चल रहा था, जैसे मैं बात करूं इस फिल्ट्रेशन के बारे में बच्चों, ये जो आपका फिल्ट्रेशन चल रहा था, तो क्या इस फिल्ट्रेशन में आपने सिलेक्ट कर करके मटेरियल डाला क्या कि तू भाई नीचे चला जा, अरे नहीं तू रुक जा, ऊपर ही रुक जा यार, तू कहां जा रहा है, अरे सेकंड मटेरियल आया, अरे निकल जा निकल जा, अरे भाई तू रुक जा, ऐसा आपने कुछ सिलेक्शन किया क्या? आपने बच्चों किसी भी मटेरियल का कोई सिलेक्शन नहीं किया। जो भी मटेरियल इन अपर्चर से छोटा था, इन पोर्स से छोटा था, वो नीचे पहुंच गया, जो नीचे आ गया है बच्चों, और जो भी मटेरियल इन अपर्चर से बड़ा है वो अंदर ही रह गया, वो नीचे निकल ही नहीं पाया। यानी कि यहां कोई भी सिलेक्शन की प्रोसेस नहीं थी। जो मटेरियल छोटा है वो नीचे चला जाएगा, और जो मटेरियल बड़ा है वो आपका ऊपर ही रह जाएगा। इसीलिए हमने बोला कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है बच्चों, वो नॉन सिलेक्टिव भी है। यानी कि कोई एनर्जी का यूज नहीं, तो पैसिव प्रोसेस, और इसमें कोई सिलेक्शन नहीं, तो ये नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस आपका पैसिव प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं है। और नॉन सिलेक्टिव रहेगा क्योंकि आपने इसमें बेटा जब फिल्ट्रेशन किया तब कोई भी मटेरियल का सिलेक्शन नहीं किया। बात करें इसके बारे में बेटा आगे, तो जो आपके वुमेन्स कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट थे, वो इंटीग्रेटेड मैनर में प्रेजेंट थे, और उनके बीच का स्पेस क्या कहलाया? स्लिट पोर्स कहलाया। उनको हमने क्या बोला बच्चों? स्लिट पोर्स बोला। और फिल्ट्रेशन किस तरह हुआ? जैसे ये आपकी बेटा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यानी कि आपके एंडोथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे वुमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है कुछ पोडोसाइट इस तरह से, और इनमें प्रेजेंट है ये पोर्स, जिनको आपने बोला स्लिट पोर्स। यहां से आपने कोई भी मटेरियल ऊपर से डाला, वो इन पोर्स से होते हुए नीचे गया, और जो नीचे बन रहा है और ब्लड ऊपर रह गया, यही आपका फिल्ट्रेशन हुआ। जो नीचे बना उसको हमने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यानी बच्चों जो आपका ब्लड से फिल्टर होके नीचे बना है, उसको आप लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जान रहे हो। और ये जो फिल्ट्रेट था, अगर हम बोलें कि फिल्ट्रेट में क्या क्या था भाइयों, इसमें क्या क्या नहीं था, क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या एब्सेंट है, तो अगर इस फिल्ट्रेट की मैं कंपोजिशन की बात करूं बच्चों, तो इस फिल्ट्रेट में आपके ब्लड में से जो ब्लड के सेल्स थे वो निकाल दिए गए। यानी जो आपके ब्लड के सेल्स थे वो नीचे आई नहीं, क्योंकि उनका साइज जो था बच्चों वो अपर्चर से बड़ा था, यानी वो ऊपर ही रह गए। यानी बात किया जाए बच्चों इस फिल्ट्रेट के बारे में, तो ये जो जिसको आपने क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट नीचे बन के रेडी हुआ, इसको आपने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में बच्चों, तो इसमें क्या था? इसमें आपके ब्लड में से एक तो आपने ब्लड सेल्स ही हटा दिए बच्चों, यानी ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसल्स, यानी इसमें कोई भी आपका बच्चों कोई भी ब्लड सेल नहीं है। यानी क्या मैं बात करूं तो क्या इसमें ब्लड में से सिर्फ ब्लड सेल्स हटाए गए, यानी जो ब्लड में से ब्लड सेल हटाया, तो ब्लड माइनस ब्लड सेल्स आपका प्लाज्मा कहलाता है बच्चों। तो क्या मैं बोल दूं कि नीचे आने वाला प्लाज्मा था? जी नहीं, यानी प्लाज्मा से भी कुछ मटेरियल निकाला गया बच्चों। यानी मैं बोलूं कि जो जो मटेरियल, जो जो सब्सटेंस आपके प्लाज्मा में भी उन पोर्स से बड़ा था, वो नीचे नहीं आ पाया बच्चों। यानी कि प्लाज्मा से भी आपका कुछ मटेरियल निकाला गया, और जो प्लाज्मा में से आपका मटेरियल निकाला गया बच्चों, वो था आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स।
यानी अगर मैं इस फिल्ट्रेट की बात करूं बच्चों तो ये था आपका प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी आपने बच्चों ब्लड प्लाज्मा लिया, उसमें से भी प्रोटीन्स हटा दी गई और प्लाज्मा में से जब आपने प्लाज्मा प्रोटीन्स भी निकाल दी, फिर जो नीचे फिल्ट्रेट आया उसको आपने क्या बोला बच्चों, उसी को आपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला। यानी इसमें से प्लाज्मा से भी आपने क्या माइनस किया बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। फिर मैं बात करूं इसके बारे में, इसमें क्या क्या था। अगर ये फिल्ट्रेट की बात करते हैं, चर्चा की जाए तो इसमें क्या क्या था। क्या इसमें आपकी आरबीसी प्रेजेंट रहेंगी? जी नहीं, जी नहीं, आरबीसी इसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगी। क्या इसमें आपके डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट रहेगा? डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्या इसमें प्लेटलेट प्रेजेंट रहेंगी? जी बिल्कुल नहीं, इसमें प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट नहीं रहेंगी। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, इसमें ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है बच्चों, और जब ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है तो ये तीनों कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी सबसे पहले तो हमने ब्लड सेल्स को ही निकाला। अगर मैं बात करूं बच्चों इसमें, क्या इसमें आपका ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है? ग्लूकोज होगा, यस सर, इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। क्या इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगी? यस सर, इसमें अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होगी। यानी इसमें प्रोटीन तो नहीं होगी लेकिन अमाइनो एसिड होगी। बच्चों इसमें पॉलीमर नहीं पाया जाएगा लेकिन मोनोमर पाया जाएगा। यानी सब्सटेंस का पॉलीमर बच्चों ऊपर ही रह गया ब्लड में, वो नीचे आया ही नहीं क्योंकि अपर्चर से बड़ा था, और जो मोनोमर था बच्चों वो नीचे आ गया। इसीलिए प्रोटीन्स तो एब्सेंट हैं लेकिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट थी बच्चों इस फिल्ट्रेट में। अगर मैं बात करूं इसमें फैटी एसिड के बारे में, तो क्या फैटी एसिड प्रेजेंट रहेगी? बिल्कुल रहेगा। क्या इसमें यूरिया रहेगा? इसमें यूरिया भी प्रेजेंट रहेगा। ये सब इसमें प्रेजेंट था बच्चों, और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये एब्सेंट थी। क्या इसमें मिनरल्स आ गए होंगे? आ गए होंगे। यानी इसमें और साथ में लिखना चाहूं तो बच्चों इसमें मिनरल्स प्रेजेंट थे, बिल्कुल थे, इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट थे। ये आपका कंपोजिशन हुआ किसका बच्चों? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, जो आपके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्टर होके नीचे आ चुका है। अगर बात की जाए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट के बारे में, तो बच्चों आपका क्या था? माल्फिजियन बॉडी था, जो आपका एक बंच ऑफ कैपिलरी यानी कि ग्लोमेरुलस और साथ में कप शेप्ड स्ट्रक्चर वुमेन्स कैप्सूल दोनों से मिलकर बना है। अगर बात करें फिल्ट्रेशन के बैरियर्स के बारे में बच्चों, तो आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी 3 लेयर से मिलकर बनी है। एक सबसे ऊपर वाली जो लेयर थी बच्चों वो आपकी कैपिलरी की एंडोथीलियम थी, उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और सबसे नीचे एक इनर मेम्ब्रेन है बच्चों, आपके वुमेन्स कैप्सूल की इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और ये मेम्ब्रेन जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल भी रख रही है जिनको आप लोग पोडोसाइट सेल्स के नाम से जानते हो बच्चों, और पोडोसाइट सेल्स के बीच में एक छोटा छोटा स्पेस भी प्रेजेंट है। उन स्पेस को हमने क्या बोला? स्लिट पोर्स बोला। और बच्चों वो आपका क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहा है। और जो फिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेट नीचे बन के रेडी हुआ उसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोला। और बच्चों फिल्ट्रेट के अंदर आपके ब्लड माइनस ब्लड सेल्स और माइनस कर दो क्या? प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स, यही आपका क्या कहलाया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाया। बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। आपका जो बच्चों नीचे बन के रेडी हुआ है उसको आप क्या बोल रहे हो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और अगर इसके कंपोजिशन की बात की जाए बच्चों, तो इसमें क्या नहीं था? ब्लड माइनस एक आपने किया ब्लड कॉर्पसल्स, और उसमें से भी माइनस कर दिया प्लाज्मा प्रोटीन्स, यानी कि आपको जो प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स ये था आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अगर बच्चों आपकी बात करूं इस फिल्ट्रेशन के बारे में, तो क्या आज फिल्ट्रेशन में आपके ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है? जी नहीं बच्चों। अरे ब्लड में से जब ब्लड सेल निकल गए तो वो प्लाज्मा बचा, यानी जो आपका फिल्ट्रेशन का काम हुआ है वो आपका क्या हुआ है? प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन हुआ है। यानी कि जो फिल्टर किया गया बच्चों वो आपका प्लाज्मा था। यानी कि यहां से जो आपका ब्लड आया बच्चों, एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड कैरी कर रही है उसमें ब्लड था, लेकिन यहां जो कैपिलरी है उसमें से जो फिल्ट्रेशन में नीचे बन के रेडी हुआ इसको आपने फिल्ट्रेट बोला। और इसमें ब्लड सेल्स नहीं थे, यानी ब्लड सेल्स से तो फिल्ट्रेशन में हाथ भी नहीं लगाया गया, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रखा, यानी यहां फिल्ट्रेशन हुआ बच्चों प्लाज्मा का। तो क्या किडनी में जो नेफ्रॉन में जो माल्फिजियन बॉडी है बच्चों, इसने आपके जितना भी प्लाज्मा आया क्या इसने सारा का सारा प्लाज्मा फिल्टर कर दिया होगा? अगर ये सारा का सारा प्लाज्मा फिल्टर कर दे बच्चों तो फिर आगे जो है आगे जाएगा कौन?
ब्लड का जो आपका लिक्विड पार्ट है बच्चों वो प्लाज्मा था। अगर आपका सारा प्लाज्मा फिल्टर होके नीचे आ गया बच्चों, ये लो ये आपका प्लाज्मा आ गया, प्लाज्मा यहां प्रेजेंट है, ऊपर प्लाज्मा बचा ही नहीं, तो फिर आगे आगे जाने वाला ब्लड कहां से आएगा बच्चों? यानी कि आपका सारा प्लाज्मा तो फिल्टर नहीं हुआ, क्योंकि ब्लड तो आगे भी भेजना था। अगर बात करें प्लाज्मा के बारे में जो फिल्टर हुआ है, कितना प्लाज्मा फिल्टर हुआ, तो बच्चों जो टोटल प्लाज्मा था उसका लगभग 20% प्लाज्मा को फिल्टर किया गया। यानी कि बच्चों ओनली 20% प्लाज्मा इज फिल्टर्ड। अगर आपका सारा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता तो आगे जाने के लिए बच्चों ब्लड ही नहीं बचता, इसलिए आपका थोड़ा सा प्लाज्मा ही फिल्टर किया गया, और वो आपका 20% था टोटल प्लाज्मा का, जितना आपके मालफिजन बॉडी में आया। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। जब बच्चों आपका ये फिल्ट्रेशन चल रहा था, तो इस फिल्ट्रेशन के टाइम पे कई प्रेशर्स का भी काम हुआ। इसमें काफी सारे प्रेशर्स भी लग रहे थे। जैसे अगर मैं इसका इस फिल्ट्रेशन का फिर से आपको दिखाना चाहूं बच्चों, जहां आपका फिल्ट्रेशन हुआ है, यहां अगर बात करें तो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर काफी ज्यादा था इफरेंट आर्टेरियोल से। तो इसमें जब फ्लूइड आया बच्चों, तो इसमें क्या हुआ, यहां डायमीटर कम मिला, यहां डायमीटर ज्यादा मिला। तो इस फ्लूइड ने क्या किया, यहां वॉल्व पर एक प्रेशर जनरेट किया, और उस प्रेशर को हमने जीएचपी बोला, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि जो सबसे पहला प्रेशर था बच्चों वो हमारा था जीएचपी, और ये जो प्रेशर था वो किसकी वजह से लगा बच्चों, ये लगा आपके फ्लूइड की वजह से। जो आपके फ्लूइड ने लगाया है प्रेशर उसको आपने जीएचपी बोला। जैसे बच्चों ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल, यहां आपकी एक कैपिलरी, और इसके आगे आपका ये इफरेंट आर्टेरियोल। तो जो आपका फ्लूइड था बच्चों, वो फ्लूइड यहां डायमीटर कम होने की वजह से यहां एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, यहां एक प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, यहां एक प्रेशर लगाया गया, और उसी प्रेशर को आपने क्या बोला, जीएचपी। ये प्रेशर किस तरह से लगा बच्चों, ये प्रेशर इस तरह से लगाया गया। यानी कि इस प्रेशर ने आपके फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया या अपोज किया, इसने आपके फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया। यानी ये प्रेशर यहां वॉल्व पे लग रहा है, जिसकी वजह से आपका फिल्ट्रेट जो है नीचे आएगा, तो इस प्रेशर ने आपके फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया। तो ये प्रेशर आपके फ्लूइड की वजह से था, और इसकी वैल्यू की बात करें बच्चों तो कुछ 60 to 70 mmHg इसकी वैल्यू रही। अगर बात करें और प्रेशर्स के बारे में, तो आपके फ्लूइड में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट थी। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं। अब इस किसी मेम्ब्रेन में, जैसे आप लोगों को जैसे एग्जांपल देखो, चाय की जो आपकी छलनी होती है बच्चों, जिसमें आप चाय छानते हो, अगर उसमें कोई चीज आ जाती है बीच में, तो जो आपकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है। यानी जो आपके जिस स्पीड से चाय नीचे निकल रही थी वो अब नहीं निकलेगी, क्योंकि कुछ पार्टिकल बीच में आ गए, और उन पार्टिकल ने क्या किया, आपके फिल्ट्रेशन को जो आपकी स्पीड थी उसको कम कर दिया। यानी आपके जो प्रेशर था उस प्रेशर को कम कर दिया। तो क्या आपका यहां कोई सॉलिड पार्टिकल था, यहां भी कुछ पार्टिकल्स थे बच्चों, कुछ कॉलोइडल पार्टिकल्स थे, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, बीच में आ जाते हैं और वो इस प्रेशर को कम कर देते हैं। उसको हम लोग बीसीओपी के नाम से जानते हैं, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसकी वैल्यू थी बच्चों कुछ 28 से 30 mmHg, 28 to 30 mmHg। यानी इसमें सेकंड प्रेशर जो लगा बेटा वो आपका कुछ प्रोटीन्स की वजह से लगा। जैसे मैं बोलूं एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ब्लड की, उन प्रोटीन्स की वजह से कुछ प्रेशर लगा, और वो प्रेशर जो था आपके फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रेशर ने बेटा जो आपकी प्रोटीन्स की वजह से लगा है, उसने आपके फिल्ट्रेशन को अपोज किया है। यानी जो सेकंड प्रेशर लगा बच्चों वो आपका, मैं इस तरह ऊपर की तरफ दिखा देता हूं, जो आपका फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है। ये जीएचपी, पहला प्रेशर आपका जीएचपी था, जो कि फ्लूइड की वजह से लग रहा है, और ये फिल्ट्रेशन को भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो सेकंड प्रेशर आया बीसीओपी, ये आपका बच्चों प्रोटीन्स की वजह से लगा, और इसने आपके फिल्ट्रेशन को अपोज किया और उसको थोड़ा कम कर दिया। फिल्ट्रेशन प्रेशर जो था उसको थोड़ा कम कर दिया बच्चों। इनके अलावा एक और प्रेशर लगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बच्चों, सीएचपी, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब क्या हुआ बच्चों, आपका जब ये, अगर इसकी बात करें वुमेन्स कैप्सूल के बारे में, यहां आपका स्ट्रक्चर है, अगर ये वुमेन्स कैप्सूल का बच्चों, अब यहां आपकी ये प्रेजेंट है बंच ऑफ कैपिलरी। तो यहां से जब ये फिल्ट्रेट बन के नीचे आ रहा है, यहां फिल्ट्रेट इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये फिल्ट्रेट बच्चों क्या करेगा, यहां जब ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा
ये नीचे ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है, जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा तो ये फ्लूइड भी क्या करेगा, एक थोड़ा सा प्रेशर जनरेट करेगा ऊपर की तरफ और वो भी आपके फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। और यहां आपका अगला प्रेशर आया जो आपकी फ्लूइड की वजह से था, वो भी ऊपर की तरफ ही था और जिसको आपने क्या बोला, CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी कुछ वैल्यू थी बच्चों, वो थी 18 से 20 mmHg, 18 to 20 mmHg। यानी अगर इस फिल्ट्रेशन प्रेशर में देखें, फिल्ट्रेशन में जो आपका फिल्ट्रेशन है प्रोसेस, इसमें देखें टोटल 3 प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर है जो आपके फिल्ट्रेशन करवा रहा है और 2 ऐसे प्रेशर हैं जो आपके फिल्ट्रेशन को कम कर रहे हैं। जो करवाने वाला है वो GHP है बच्चों, यानी जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है फ्लूइड की वजह से, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो फ्लूइड की वजह से लग रहा है। और अगर बात करें आपके नीचे से लगने वाले प्रेशर्स के बारे में बच्चों, तो पहला है आपका BCOP जो आपकी कुछ प्रोटीन्स की वजह से लगा और उसने फिल्ट्रेशन प्रेशर को कम करने की कोशिश की। और जो तीसरा प्रेशर था वो नीचे ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर कोई फ्लूइड है, फ्लूइड भर चुका है नीचे, जो फिल्ट्रेट का फ्लूइड भर चुका है, उस फ्लूइड ने थोड़ा प्रेशर ऊपर लगाया और उस फ्लूइड ने भी क्या किया, उस प्रेशर की वजह से आपके फिल्ट्रेशन रेट को कम करना चाहा। तो इसमें 3 प्रेशर में से एक प्रेशर तो ऐसा है बच्चों जो आपका फिल्ट्रेशन ज्यादा करवा रहा है और 2 प्रेशर ऐसे हैं जो आपकी फिल्ट्रेशन रेट को कम कर रहे हैं बच्चों। यानी टोटल प्रेशर 3 रहे हमारे पास। सबसे पहले बात करें प्रेशर की, तो बेटा आपका था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू थी कुछ आपकी 60 to 70 mmHg। सेकंड प्रेशर जो था वो था आपका कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि BCOP, कोलॉइडल ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड BCOP, जिसकी वैल्यू रही बच्चों आपकी 28 to 30 mmHg। ये प्रोटीन्स की वजह से है, ये आपका बेटा जो है ऊपर वाला है जो फ्लूइड की वजह से है, ये आपका प्रोटीन्स की वजह से है, ये फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करेगा, नीचे वाला फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। और जो तीसरा प्रेशर है वो आपका कैप्सुलर फ्लूइड की वजह से है, जो नीचे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसकी वजह से है, जिसको आपने CHP बोला बच्चों, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उसकी कुछ वैल्यू जो रही वो 18 से 20 mmHg यानी 18 to 20 mmHg के आसपास रही। तीसरा प्रेशर आपका 20 mmHg का रहा। तो जो आपके फिल्ट्रेशन में 3 प्रेशर लगे, तो अगर मैं निकालना चाहूं कि फिल्ट्रेशन का एक प्रेशर तो बच्चा आपका ऊपर से नीचे लग रहा है जो फिल्ट्रेशन करवा रहा है, दो प्रेशर आपके नीचे से ऊपर लग रहे हैं जो फिल्ट्रेशन की रेट को कम कर रहे हैं, तो एक प्रेशर ऐसे, 2 प्रेशर ऐसे। तो बात करूं नेट प्रेशर की, वो क्या रहा, जो आपका फिल्ट्रेशन चल रहा है उसका कुछ नेट प्रेशर निकल के आएगा बच्चों, और जो आपका नेट प्रेशर था उसी को आपने बोला नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगर इसकी वैल्यू काउंट करना चाहूं बच्चों तो मैं कैसे करूंगा, जो ऊपर वाला प्रेशर है और 2 नीचे वाले प्रेशर हैं, तो मैं ऊपर वाले में से अगर नीचे वालों को माइनस कर दूं तो मेरे पास नेट प्रेशर निकल के आ जाएगा। तो जो ऊपर वाला था वो लगभग था 60 mmHg बच्चों, और जो नीचे वाले थे वो एक था 30 mmHg और एक था 20 mmHg, यानी दोनों को मिलाऊं तो नीचे से टोटल जो प्रेशर लग रहा है बच्चों वो आपका लगभग 50 mmHg का लग रहा है, और जो ऊपर से लग रहा है वो आपका 60 का लग रहा है, यानी 60 का ऊपर से 50 का नीचे से। तो जो आपका नेट प्रेशर निकला वो नीचे की तरफ निकला और 10 का निकला। इधर से आपका 60 था, इधर से आपका 60 था, इधर से आपका 50 है, यानी 60 50, तो नीचे की तरफ आपका 10 बचा, और वही आपका जो था नेट प्रेशर था फिल्ट्रेशन का, यानी जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर था बच्चों वो आपका 10 mmHg निकल के आया। 10 to 15 mmHg इसको आप लोग बोल सकते हो, जिसमें आपका 60 ऊपर से था, 50 नीचे से था, दोनों में से अगर आपने नेट प्रेशर निकाला वो 10 नीचे निकल के आया। अगर इसको कैलकुलेट करना है बच्चों तो ऊपर वाले में से दोनों नीचे वालों को माइनस कर दो, आपका प्रेशर आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं EFP के बारे में बच्चों, तो ये था आपका GHP जो ऊपर से नीचे लग रहा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू थी लगभग 60 to 70 mmHg। अगर मैं बात करूं इसमें से माइनस करने हैं मुझे नीचे के दोनों प्रेशर, और नीचे के 2 प्रेशर कौन है बच्चों, एक है BCOP, एक है CHP। अगर मैं वैल्यू रखूं GHP की वैल्यू मैंने मान ली 60 mmHg बच्चों, और जो BCOP है उसकी 30 और CHP की मान ली 20 mmHg। जब इन दोनों को प्लस किया तो 50 निकला, और 60 में से जब 50 निकला तो आपका 10 mmHg का आपको नेट प्रेशर मिल गया। यानी आपका बच्चों जो फिल्ट्रेशन चल रहा है उसका प्रेशर है 10 mmHg, यानी जो फिल्ट्रेशन है वो आपका 10 के प्रेशर से हो रहा है, 10 mmHg के प्रेशर से हो रहा है। अब जो बच्चों आपका जो फिल्ट्रेशन था इसमें ये प्रेशर की भी हमने बात की,
और जो आपका जो ये प्रेशर था बच्चों, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन हुआ और नीचे एक फ्लूइड बन के बना। यहाँ जो एक आपका फिल्ट्रेशन की वजह से बच्चों यहाँ एक आपका फिल्ट्रेट रेडी हो रहा है, जिसको आप लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हो, जिसका कंपोजिशन आप लोग जान चुके हो। तो अगर बात करें इस फिल्ट्रेट के बारे में, इसकी अमाउंट के बारे में, ये कितना बना, ये आपका कितना बन रहा है, यानी आपकी मालफिजियन बॉडी बच्चों कितना फिल्टर करके दे रही है 1 मिनट में, उसी को हमने जीएफआर बोला बच्चों। यानी वही हमारा क्या कहलाया बच्चों, जीएफआर के नाम से जाना गया। यानी बच्चों आपका अगला जो टॉपिक है वो रहेगा आपका जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या था, जीएफआर क्या था? आपका जो बच्चों जो नेफ्रॉन ने नीचे बना के तैयार किया वही आपका नेफ्रॉन है, वही आपका जीएफआर है। लेकिन जो नेफ्रॉन ने जो आपके बच्चों जो नेफ्रॉन ने तैयार किया है, एक की बात नहीं करनी है, इधर सारे नेफ्रॉन की बात करनी है। यानी बच्चों बात करें कि दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन ने मिलकर जितना भी फिल्ट्रेट तैयार किया है बच्चों, वही आपका क्या है, वही आपका जीएफआर है। यानी बच्चों आपके जीएफआर की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ किडनी इन 1 मिनट इज कॉल्ड जीएफआर। इसकी वैल्यू जब निकाली गई बच्चों तो कुछ 125 ml पर मिनट के आसपास आई। यानी 1 मिनट में आपकी जो किडनी है बच्चों वो 125 ml फिल्टर करके फिल्ट्रेट रेडी कर देती है। लेकिन अगर इसको दिन में देखा जाए तो एक दिन के अंदर जो आपका फिल्ट्रेट के अमाउंट है बच्चों वो 180 लीटर होता है। यानी जीएफआर की वैल्यू बच्चों 1 मिनट में निकली 125 ml और आपकी एक दिन में निकली 180 ml। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो वो भी हो सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। आपका जो बच्चों जो आपका हार्ट है वो जो आपका ब्लड पंप कर रहा है 1 मिनट में, आपके हार्ट के द्वारा जो बॉडी में ब्लड पंप किया जा रहा है वो आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है बच्चों। यानी कि इसमें आपका क्या हुआ, इसमें एक टर्म आया बच्चों कार्डियक आउटपुट। और ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। यानी आपके हार्ट के वेंट्रिकल ने हार्ट ने बच्चों जो भी आपके बॉडी में ब्लड पंप किया है 1 मिनट में, वही क्या कहलाएगा, आपका कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। और अगर इसकी वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये हमारी जो बॉडी में ब्लड है लगभग उसके टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी लगभग 5000 ml मिलता है। यानी कार्डियक आउटपुट की अगर वैल्यू की बात करें बच्चों तो ये आपका कितना था, 5000 ml। अब ये जो कार्डियक आउटपुट निकला बच्चों ये आपके ब्लड ने पंप किया। यहां एक आप लोग बात याद कर सकते हो कि जो कार्डियक आउटपुट था ये ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भेजा गया, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पार्ट था बच्चों वो किडनी को दे दिया गया। जो आपके कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम पार्ट है बच्चों वो किडनी लेकर जाती है। यानी किडनी ऐसा ऑर्गन है बच्चों जो आपके कार्डियक आउटपुट का मैक्सिमम पार्ट रिसीव करती है। वो आपके कार्डियक आउटपुट का 1/5 या फिर बोलो 20% पार्ट ले जाती है। तो अगर मैं बात करूं बेटा जो आपका कार्डियक आउटपुट है इसका 20% या 1/5 जो निकला वो आपकी किडनी के पास पहुंचा। तो लगभग अगर देखें तो आपकी किडनी जो है बच्चों रिसीव करती है 1100 to 1200 ml ब्लड। यानी बच्चों आपकी किडनी के पास क्या पहुंचा, 1100 से 1200 के पास लगभग पहुंचा। अगर बच्चों अब इसके बारे में बात करें, आपकी क्या किडनी, आपकी जो मालफिजियन बॉडी की आपने बात की, नेफ्रॉन की बात की, उसके फिल्ट्रेशन की बात की है बच्चों, तो क्या वो आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा था? हमने बात की थी कि वो आपके प्लाज्मा को फिल्टर कर रहा है बच्चों। तो अगर मैं यहां बात करूं फिल्ट्रेशन को लेके, तो अगर मैं देखूं कि किडनी के पास कितना प्लाज्मा पहुंच रहा है, तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% आपके ब्लड सेल्स रहते हैं। तो इसका अगर मैं प्लाज्मा, किडनी के पास जो ब्लड गया वो आपका 1100 to 1200 ml, लेकिन बात करूं कितना प्लाज्मा निकला, तो ब्लड में से अगर प्लाज्मा निकालना है तो इसका 55% निकालेंगे बच्चों, तो प्लाज्मा निकल के आएगा। यानी अगर आपका देखा जाए कि किडनी के पास प्लाज्मा कितना गया बच्चों, तो इसका 55%, जिसकी वैल्यू आपकी बच्चों लगभग आ जाएगी कितनी, 600 to 650 ml। आप लोग इसको मान सकते हो, लगभग 650 अप्रोक्स मान सकते हो बच्चों, है ना, ml। और ये जो बच्चों आपका प्लाज्मा पहुंचाया गया किडनी पर, उसी को आपने आरपीएफ के नाम से जाना, रीनल प्लाज्मा फ्लो। जी हाँ बच्चों, यही आपका क्या कहलाया, यही आपका कहलाया बच्चों आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो। यानी 1 मिनट में जितना प्लाज्मा किडनी के पास गया वो आरपीएफ कहलाया गया।
1 मिनट में जितना हार्ट ने पंप किया वो आपका कार्डियक आउटपुट कहलाया गया। 1 मिनट में जितना आपकी दोनों किडनी के सारे नेफ्रॉन ने मिलकर फिल्टर कर दिया वो आपका जीएफआर कहलाया गया। बात करें जीएफआर की वैल्यू की तो 125 पर मिनट थी। बात करें कार्डियक आउटपुट की तो 5000 ml था। अगर बच्चों बात करें आरपीएफ की यानी रीनल प्लाज्मा फ्लो की तो आपका निकल के आया लगभग कुछ 600 से 650 ml के बीच में बच्चों। अब जो आपकी किडनी ने फिल्टर किया बच्चों, क्या वो सारा का सारा प्लाज्मा कर दिया? जी नहीं। उसने कितना प्लाज्मा फिल्टर किया? तो उसने प्लाज्मा फिल्टर किया था बच्चों सिर्फ 20%। यानी जो प्लाज्मा किडनी पे पहुंचा है, किडनी ने उस प्लाज्मा का भी 20% ही फिल्टर किया है, बाकी प्लाज्मा उधर ही रखा, क्योंकि आगे भी ब्लड भेजना था इफ्रेंट आर्टेरियोल के अंदर। अगर आप सारा का सारा बच्चों प्लाज्मा फिल्टर कर दोगे तो आगे फिर ब्लड कैसे जाएगा इफ्रेंट आर्टेरियोल में? उसके लिए आपने सिर्फ 20% प्लाज्मा को लिया, बाकी 80% जो प्लाज्मा था वो वहीं की वहीं रह गया। यानी फिल्टर हुआ प्लाज्मा सिर्फ 20% था। ये प्लाज्मा है जो टोटल पहुंचा है, फिल्टर 20% किया है। तो अगर इसका भी आप लोग 20% निकालो बच्चों तो लगभग आपका निकल के आ जाएगा 125 ml। और यही आपका क्या था? GFR। क्लियर है कि नहीं है? यानी आपके कार्डियक आउटपुट का बच्चों 20% किडनी पर भेजा गया, उसका भी प्लाज्मा निकाला तो 55%, और किडनी ने भी फिल्टर किया तो सिर्फ 20% ऑफ टोटल प्लाज्मा बच्चों, जो आपकी 125 ml निकल के आई। यानी 1 मिनट में आपकी किडनी कितना फिल्टर कर रही है? 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म कर रही है। और 1 मिनट में जितना भी फिल्ट्रेट आपका फॉर्म हुआ है वही तो आपका जीएफआर है। 1 मिनट की बात चल रही थी, 1 मिनट में हार्ट ने जो पंप किया वो कार्डियक आउटपुट, तो 1 मिनट में 5000 ml बच्चा आपके हार्ट ने पंप किया। अब ये आपकी किडनी पे पहुंचा, ये सब 1 मिनट का चल रहा है, तो 1 मिनट में आपकी किडनी के पास ब्लड पहुंचा 1100 से 1200 ml। अब उस 1 मिनट में आपके किडनी के पास जो प्लाज्मा पहुंचा है वो 600 to 650 कुछ आसपास निकल के आएगा। अगर इसका भी देखें 1 मिनट में, फिर इसमें से भी जो 20% प्लाज्मा फिल्टर हुआ बच्चों, 20% प्लाज्मा फिल्टर किया तो आपका 125 ml निकला। यानी किडनी ने 1 मिनट में बच्चों 125 ml प्लाज्मा फिल्टर किया, और उसी को आपने क्या बोला? GFR बोला बच्चों। यानी बच्चों बात करें अपने जीएफआर के बारे में, तो ये जीएफआर क्या था आपका बच्चों? जीएफआर था टोटल प्लाज्मा फिल्टर बाय ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी इन 1 मिनट। यही आपका जीएफआर है, और इसकी वैल्यू निकली 125 ml या फिर 180 लीटर पर डे। 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। अगर बच्चों बात करें अपना जो इतना पढ़ा उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा बच्चों हमने। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की साइट आपकी माल्फिजियन बॉडी थी, जो आपकी ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल से मिलकर बनी। आपका जो फिल्ट्रेशन है बच्चों, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर मिली आपकी। सबसे पहले कैपिलरी की लेयर थी, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, नीचे आपकी जो थी इनर लेयर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल थी, जिसमें आपके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी प्रेजेंट हैं, जिनको आप लोग पोडोसाइट सेल्स के नाम से जानते हो। पोडोसाइट सेल के बीच में बच्चों कुछ स्पेस प्रेजेंट था, जिसको आपने स्लिट पोर्स बोला। अगर बात करें बच्चों फिल्ट्रेट के बारे में, तो फिल्ट्रेट में आपका प्लाज्मा मैनेज प्लाज्मा प्रोटीन बोला गया फिल्ट्रेट को, जिसमें आपके आरबीसी एब्सेंट थे, डब्ल्यूबीसी एब्सेंट थे, प्लेटलेट एब्सेंस थी, प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट थी। क्या यूरिया था? यस सर, यूरिया प्रेजेंट था। उसमें क्या आपके अमाइनो एसिड थे? अमाइनो एसिड भी थे। फैटी एसिड थे? फैटी एसिड भी सर प्रेजेंट थे। यानी कि पॉलीमर एब्सेंट था लेकिन मोनोमर प्रेजेंट था। और बच्चों उसमें आपके कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट थे। उसके बाद देखा कि फिल्ट्रेशन में कई सारे प्रेशर लगाए गए बच्चों, और हमने टोटल 3 तरह के प्रेशर पढ़े। पहला प्रेशर जीएचपी था, जो आपका फ्लूइड की वजह से लग रहा है, और जो आपके डायमीटर डिफरेंस की वजह से लगा, वही आपका रिस्पॉन्सिबल था मेन फिल्ट्रेशन की वजह से बच्चों। और उसकी वैल्यू थी 60 to 70 mmHg बच्चों। और एक नीचे से कुछ एक अपोजिट प्रेशर लग रहा है बच्चों प्रोटीन्स की वजह से, जो आपका सेकंड प्रेशर था बीसीओपी आपने उसको बोला, और उसकी वैल्यू लगभग आपने 28 to 30 mmHg रखी बच्चों। उसके अलावा जो नीचे फ्लूइड निकलता जा रहा है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जो आपका कैप्सूल नीचे कैप्सूल में वुमेन्स कैप्सूल में जो नीचे जा रहा है फ्लूइड, जिसको आप कैप्सुलर फ्लूइड भी कह रहे हो बच्चों, वो फ्लूइड जब बढ़ता जाएगा तो ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा, और उसी प्रेशर को आपने कैप्सुलर प्रेशर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला बच्चों, जिसकी वैल्यू कुछ 18 to 20 mmHg थी। और जब हमने नेट प्रेशर निकाला तो वो 10 mmHg निकल के आया। और आपकी किडनी ने जो फिल्ट्रेट 1 मिनट में फिल्टर करके रेडी किया, उसको आपने बच्चों जीएफआर बोला, और जीएफआर की वैल्यू 125 ml पर मिनट थी और 180 लीटर पर डे थी। ये सब हमने बात की बच्चों आज इसके अगले इसका जो भी अगला टॉपिक रहेगा बच्चों यूरिन फॉर्मेशन का, सेकंड हमारा क्या रहेगा? रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड जो रहेगा हमारा वो रहेगा ट्यूबुलर सीक्रेशन। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू वेरी वेरी मच।